दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मंत्रमंडल और आत्ममंडल में लड़ाई। उस दिव्य क्षेत्र में जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद आकर्ष व्योमिका को अपनी मानने लगा था। अब यहाँ इसका मतलब यह नहीं था कि वह व्योमिका की स्वतंत्रता को छीन रहा था। वह बस अपनी जिम्मेदारी ले रहा था। वह बस इतना चाहता था कि जब भी व्योमिका को जरूरत पड़े, उसका दोस्त, उसका साथी और उसका जीवन साथी सब वो हो। ऐसे में अब जब उसे पता चला कि व्योमिका की शादी किसी और से की जाने वाली है, तो मन ही मन वो गुस्से से उबलने लगा। इस बार उसके भाव बहुत तेज थे, जिस कारण स्वप्नलता भी उसके भाव बिल्कुल साफ देख पा रही थी। क्या यह सच है? उसने स्वप्नलता से पूछा। क्या सच है? स्वप्नलता ने पूछा। यही कि व्योमिका की किसी और से शादी होने वाली है। आकर्ष ने कहा। मैं इस बार में तुमसे झूठ क्यों कहूंगी? तुम आखिर हो कौन? उसके लगता क्या हो? तुम बस अपने रास्ते से भटके हुए योद्धा हो जिसकी कोई भी मंजिल नहीं है। तुम वह हो जो जमीन पर रहते हुए आसमान पर शासन करने का सोच रहे हैं। स्वप्नलता ने जवाब दिया। मैं क्या हूं यह तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। उसका क्या लगता हूं, इससे भी तुम्हें कोई मतलब नहीं है। मैं तुमसे जितना सवाल पूछा था, तुमने उसका जवाब दे दिया। उसके लिए धन्यवाद। उसके आगे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अपना रास्ता कैसे चुनता हूं। आकर्ष ने स्वप्नलता से कहा और फिर वहां से रवाना हो गया। स्वप्नलता उसके बारे में क्या सोचती है, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे बस इस बात से मतलब था कि उसकी व्योमिका की शादी किसी और पुरुष से ना हो। मन ही मन वह बस यही उम्मीद कर रहा था कि कणमणि गुरुकुल उसकी महिला की शादी ना करवाई। अगर उन्होंने शादी करवाई तो चाहे उसे कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, वह न सिर्फ कणमणि गुरुकुल को बल्कि उस परिवार को भी जड़ से मिटा देगा जहां पर व्योमिका की शादी होने वाली थी। बात जब उसके परिवार पर आ जाए तो वह किसी पर भी दया नहीं दिखाता था। आकर्ष तो वहां से रवाना हो चुका था, लेकिन स्वप्नलता अभी भी वहीं पर खड़ी थी। आकर्ष को जाते हुए देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ चुकी थी। चलो, कम से कम इतना तो पता चल गया कि यह तुम्हारी परवाह करता है व्योमिका। अफसोस यह तुम्हारे योग्य नहीं है। पता नहीं तुम क्या सोचोगी जब तुम्हें पता चलेगा कि यह यहाँ पर किसी और महिला के साथ है। स्वप्नलता ने अचानक से गहरी सांस लेते हुए अपने आप से कहा। इसके बाद वह अपने स्थान से गायब हो गई। दूसरी तरफ आकर्ष वापस राजकुमार सूर्यवर्धन और विवेक के पास आ चुका था। राजकुमार सूर्यवर्धन वैसे तो उससे सवाल करना चाह रहा था, लेकिन जब उसने आकर्ष का चेहरा देखा तो सवाल करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। मैं वापस जाकर साधना करना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ चलोगी या फिर यहीं पर राजकुमार के साथ रहकर बाहर सामान खरीदना चाहोगी? आकर्ष ने की तरफ देखते हुए कहा। मैं साथ चलूंगी। ने बिना एक भी पल सोचे सीधा जवाब दिया। जब राजकुमार सूर्यवर्धन ने यह बात सुनी तो उसे तुरंत समझ में आ गया कि स्वप्नलता ने कुछ तो ऐसा कहा है जिसने मानसिक रूप से आकर्ष को घायल किया है। उसे पता था कि अगर उसने अभी सवाल किया तो मामला बिगड़ जाएगा, तो उसने कुछ देर तक अपने आप को इस मामले से दूर ही रखा। जब वह लोग शाही महल में प्रवेश करने वाले थे, तब आकर्ष ने राजकुमार सूर्यवर्धन और विवेक तीनों को अंदर जाने को कहा और खुद वहां से एक दूसरा रास्ता लेकर अभिराज से मिलने आ गया। अभिराज और आकर्ष के बीच की पहचान इतनी गहरी तो हो गई थी कि अभिराज उसे अपने घर के भीतर सीधा आने दे सकता था। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, आकर्ष ने कमरे के भीतर आने के बाद अभिराज से कहा। अभिराज इस समय अपनी कुर्सी पर बैठकर आराम से औषधीय जल पी रहा था। आकर्ष की तरफ बड़ी ही दिलचस्पी से देखते हुए उसने पूछा। कैसी मदद?
मैं चाहता हूं कि तुम कणमणि गुरुकुल की व्योमिका की शादी होने से रोको। आकर्ष ने जवाब दिया। कणमणि गुरुकुल की व्योमिका? उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? आश्चर्यचकित होने की जगह अभिराज ने और भी ज्यादा दिलचस्पी से भरे स्वर में आकर्ष से पूछा। रिश्ता क्या है यह तो बताना मुश्किल है, पर इतना कह सकता हूं कि वह मेरी महिला है। आकर्ष ने जवाब दिया। अगर मैं मदद करने के लिए मना करूं तो क्या इसका मतलब यह होगा कि तुम भी उस क्षेत्र में प्रवेश करने से मना कर दोगे? अभिराज ने पूछा। नहीं, वह बिल्कुल अलग मामला था। यह बिल्कुल अलग मामला है। तुमने मना भी किया तो भी मैं उस क्षेत्र में जाकर तुम्हारे लिए अंगूठी की खोज करूंगा। आकर्ष ने जवाब दिया। और तुम्हारी इस मदद के बदले मुझे क्या मिलेगा? अभिराज ने पूछा। जो भी मेरी क्षमता में है, मैं तुम्हारी हर संभव मदद करने की कोशिश करूंगा। आकर्ष ने जवाब दिया। हाँ हाँ हाँ, मजाक अच्छा है, लेकिन मुझे तुम्हारी क्षमता की जरूरत नहीं है। बताओ ऐसा क्या है जो तुम कर सकते हो पर मैं नहीं कर सकता? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नीचा दिखाना चाहता हूं, पर वास्तविकता यही है कि अभी तुम इतने योग्य नहीं हुए हो कि मेरे सामने शर्त रख सको। अभिराज ने कहा। यह सुनकर आकर्ष चुप हो गया। कुछ देर तक तो वह कोई जवाब नहीं दे पाया। अभिराज ने जो कुछ भी कहा था वह उसे पूरी तरह सहमत था, पर फिर थोड़ी ही देर बाद उसके चेहरे के भाव बदलने लगे और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मुझे बताने के लिए धन्यवाद कि मैं किस योग्य हूं, आकर्ष ने अभिराज से कहा। कोई बात नहीं। आज जो तुम्हारी हालत है, एक समय पर यही हालत मेरी भी हुआ करती थी। उस समय मुझे भी किसी ने यही सीख दी थी कि मैं किस योग्य हूं। मेरा इरादा तुम्हें तोड़ने का नहीं था, बस तुम्हें अपनी वास्तविकता बताने का था। चिंता मत करो। मैं वादा करता हूं कि व्योमिका की शादी जिस पुरुष से होने वाली है, उसका परिवार का अगर मैं सामना कर पाया तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि व्योमिका की शादी ना हो। लेकिन यह मत समझना कि मैं उसे बचा ही लूंगा। उस पुरुष का परिवार ताकतवर हुआ तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अभिराज ने कहा। जानता हूं, अगर तुमने मदद करने की कोशिश की तो मेरे लिए उतना ही बहुत होगा। जब सही समय आएगा तो मैं इस मदद की कीमत जरूर चुकाऊंगा, आकर्ष ने अभिराज से कहा और फिर वहां से रवाना हो गया। व्योमिका की शादी ने अब उसे और भी जल्दी ताकत बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया था। अब वो अपना एक भी पल बर्बाद नहीं करना चाहता था। इधर जैसे ही आकर्ष अभिराज के घर से बाहर निकला, अभिराज के चेहरे पर एक हल्की सी गंभीरता आ गई। कई बार तुम बिल्कुल मेरे जैसे व्यवहार करते हो आकर्ष, जैसे आज तुम बेबस महसूस कर रहे हो। एक समय था जब मैं अभी बिल्कुल ऐसा ही महसूस किया करता था। अभिराज ने मन ही मन अपने आप से कहा और उस समय को याद करने लगा जब उसकी भी एक प्रेमिका हुआ करती थी। उस बारे में सोचकर ही उसके आंखों के सामने एक महिला का चेहरा आने लगा। इस महिला का चेहरा तो स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसका एक हाथ दिखाई दे रहा था जिसमें एक अंगूठी थी। यह बिल्कुल वैसी ही अंगूठी थी जैसी अभिराज ने आकर्ष को दी थी। इस बारे में सोचकर ही अभिराज की आंखों में पानी आ गया। इधर आकर्ष वापस से अपने कमरे में आ चुका था और अपना पूरा ध्यान साधना पर केंद्रित कर चुका था। थोड़े ही समय में उसका ध्यान साधना पर इतना ज्यादा केंद्रित हो गया कि बाहरी वातावरण से उसका संपर्क टूट गया। अब उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि बाहर क्या कुछ हो रहा था और समय कितनी तेजी से गुजर रहा था। मुकाबले का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा था, शहर में लोगों की भीड़ भी वैसे वैसे ही बढ़ रही थी। आखिरकार यह कोई सामान्य मुकाबला नहीं था। इसमें सिर्फ ताकत नहीं बल्कि प्रतिभा भी देखी जा रही थी। अधिकांश लोग शहर में बस मुकाबला देखने के लिए आ रहे थे, क्योंकि जिन लोगों को इसमें भाग लेना था वह तो बहुत समय पहले ही यहाँ पर आ चुके थे और कमरे किराए पर लेकर साधना करने बैठ चुके थे। जो लोग इसी शहर के निवासी थे वो बड़ी मात्रा में संसाधन खरीदकर अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ा रहे थे। हालांकि मुकाबला शुरू होने में अभी भी 2 महीने का समय बचा हुआ था,
लेकिन मुकाबले की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी थी। इधर पूरे शहर में एक खबर जंगल के आग की तरह फैलने लगी थी। लोग बातें कर रहे थे कि 7वें राजकुमार कौशिक को एक योग्य योद्धा मिल चुका है, जिसके साथ वह काफी आसानी से भूपाल श्रेणी के अस्त्र को हासिल कर सकता है। दरअसल गरुड़ साम्राज्य के राजा ने घोषणा की थी कि 3 देव गुरुकुलों के लिए जो मुकाबला होगा उसमें उनके साम्राज्य की तरफ से 50 सर्वश्रेष्ठ योद्धा जाएंगे। इन 50 योद्धाओं का चयन करने के लिए एक मुकाबला होगा जो उनके साम्राज्य के स्तर पर होगा। इस मुकाबले में साम्राज्य के सभी प्रतिभाशाली योद्धा भाग ले सकते थे जिनकी उम्र 100 वर्ष से कम थी। सिर्फ इतना ही नहीं, साम्राज्य के कई बड़े परिवार, कई सारे समुदाय और यहाँ तक कि राजकुमार भी किसी योद्धा का चयन करके अपनी तरफ से उसे लड़ने को कह सकते थे। उसके बाद अगर इन लोगों के द्वारा लाया गया योद्धा मुकाबले में पहला स्थान हासिल कर लेता है तो राजा की तरफ से उस योद्धा को लाने वाले व्यक्ति को भूपाल श्रेणी के एक अस्त्र दिया जाने वाला था। जिस योद्धा को कौशिक ने अपने पक्ष से लड़ने को कहा था, यह योद्धा 100 वर्ष से कम उम्र का था और उसने ज्योतिर्बीज मंडल के 7वें स्तर में प्रवेश किया था। जब शहर में इतनी सारी बातें हो रही थी तो स्वाभाविक था कि चौथे राजकुमार वंश तक भी यह खबर पहुंचेगी। जब वंश को इस बारे में पता चला तो वह गुस्से से उबल पड़ा। कारण यह था कि कौशिक के पक्ष से जो योद्धा लड़ रहा था उसका नाम था अनीश, और यह वही योद्धा था जिसको वंश ने अपने पक्ष से लड़ने को कहा था। लेकिन उस समय अनीश ने इसके लिए साफ मना कर दिया। वंश को लगा था कि अनीश अपने समुदाय की तरफ से लड़ेगा, इसलिए उसने अनीश को कुछ भी नहीं कहा। लेकिन अनीश ने उसके जाते ही कौशिक का पक्ष चुन लिया। अब इस पर वह गुस्सा नहीं करता तो और क्या करता। जब कौशिक ने यह खबरें सुनी तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा था। उसे तो हर तरफ बस वही भूपाल श्रेणी का अस्त्र नजर आ रहा था जो उसके पिता से उसे मिलने वाला था। जब तक मुकाबले में कोई ऐसा योद्धा ना आ जाए जिसकी ताकत मंत्रमंडल में हो, तब तक हमें पहला स्थान हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अनीश, जो कि इस समय कौशिक के साथ ही बैठा था, उसने गंभीर स्वर में कौशिक से कहा, चिंता मत करो, मैंने पता किया है। शहर में ऐसा एक भी योद्धा नहीं है जिसने 100 वर्ष की उम्र पार करने से पहले मंत्रमंडल में प्रवेश कर लिया हो। पहला स्थान हमारा ही होगा, कौशिक ने आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा। लेकिन इस समय इन दोनों को यह पता नहीं था कि एक व्यक्ति है जो उनके आत्मविश्वास को एक पल में तोड़ने की क्षमता रखता है। राजकुमार सूर्यवर्धन के भवन में इस समय इसी बात को लेकर चर्चा हो रही थी। पूरे शहर में यही चर्चा हो रही है कि वह अस्त्र आपके बड़े भाई कौशिक को मिलेगा। इन बेचारों को तो पता भी नहीं है कि हमारे पक्ष में इतना शक्तिशाली योद्धा है कि वह पलक झपकते ही इन सभी योद्धाओं को खत्म कर सकता है। विवेक ने राजकुमार सूर्यवर्धन से कहा। आकर्ष भाई की ताकत 1 साल पहले ही मंत्रमंडल में पहुंच चुकी थी। पिछले 1 महीने में तो उन्होंने मुझसे कई सारी गोलियां मंगवाई है। अब तक तो उनका ऊर्जा स्तर मंत्रमंडल में काफी आगे पहुंच गया होगा, राजकुमार सूर्यवर्धन ने जवाब दिया। उन्हीं के भवन के एक कक्ष में आकर्ष इस समय साधना में बैठा था। उसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी, लेकिन शरीर के भीतर ऊर्जा का एक तेज प्रवाह हो रहा था। उसकी पीठ से पीठ मिलकर वहां बैठी थी जो साधना कर रही थी। उसके हार से जो भी ऊर्जा निकल रही थी उसका आधा भाग आकर्ष को भी मिल रहा था, जिस कारण तेजी से उसका ऊर्जा स्तर बढ़ रहा था। लगभग 1 महीने पहले ही उसने सफलतापूर्वक ज्योतिर्बीज मंडल के 7वें स्तर में प्रवेश कर लिया था। अब उसकी अगली मंजिल थी मंत्रमंडल का पहला स्तर, जिससे अब वो ज्यादा दूर नहीं था। दिन पर दिन बीतने लगे और 2 सप्ताह बीत गए। वैंग इतने दिन तो आकर्ष के शरीर में कोई भी हलचल नहीं हुई थी, लेकिन आज अचानक से उसके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह और ज्यादा तेज हो गया। एकदम से आकर्ष ने अपनी आंखें खोली। आखिरकार मंत्रमंडल का पहला स्तर दौड़। मैंने आखिरकार मंत्रमंडल के पहले स्तर में प्रवेश कर ही लिया, एक उत्साहित स्वर में आकर्ष ने अपने आप से कहा।
उसकी यह उत्साह से भरी आवाज सुनकर महाभा अपनी साधना से जाग गई। तुम्हारे ऊर्जा स्तर में वृद्धि हुई है? महा ने उत्साहित स्वर में आकर्ष से पूछा। आकर्ष के ऊर्जा स्तर को लेकर जितना उत्साहित खुद आकर्ष नहीं था, उससे कहीं ज्यादा उत्साहित महा थी। बिल्कुल, मैंने मंत्रमंडल में प्रवेश कर लिया है, आकर्ष ने जवाब दिया। वैसे देखा जाए तो उसके इस ऊर्जा वृद्धि का इस मुकाबले पर कोई भी विशेष असर नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि पहले भी बिना मंत्रमंडल में प्रवेश किए गए वो इस मुकाबले को आसानी से जीत सकता था और अब भी इस मुकाबले को आसानी से जीत सकता था। क्या हम बाहर चले? महा ने खुश होते हुए सुझाव दिया। उसने इतनी प्यारी आवाज में बोला था कि आकर्ष मना नहीं कर पाया। वैसे देखा जाए तो उसका खुद का मन भी बाहर जाने का था, क्योंकि वह लगातार लंबी साधना नहीं कर सकता था। थोड़ी ही देर में वो बिना राजकुमार सूर्यवर्धन को सूचित किए महा के साथ बाजार के लिए रवाना हो गया। हालांकि फिर भी राजकुमार सूर्यवर्धन को इस बारे में पता चल गया था, क्योंकि उसकी तरफ से विवेक द्वार पर नजर रख रहा था और उसने महा व आकर्ष को बाहर जाते देख लिया था। उसने जल्दी से आकर इस बारे में राजकुमार सूर्यवर्धन को सूचित किया। छुपकर उनका पीछा करो, लेकिन उन्हें परेशान मत करना। आकर्ष भाई ने मुझे इस बारे में बताया नहीं है, इसका मतलब है कि वह नहीं चाहते कि हम लोग उनके साथ चलें। राजकुमार सूर्यवर्धन ने विवेक से कहा। विवेक ने सहमति में सिर हिलाया और फिर वहां से गायब हो गया। इधर आकर्ष महा के साथ बाजार में घूम रहा था, तभी महा ने ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर उससे कहा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जब आकर्ष ने पता किया तो उसने पाया कि यह विवेक है। चिंता मत करो, ऐसा दिखाओ जैसे हमें उसकी मौजूदगी महसूस नहीं हुई है, आकर्ष ने महा से कहा। महा को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि कोई और बीच में आकर आकर्ष और उसके व्यक्तिगत समय को खराब कर रहा है, लेकिन वह आकर्ष के सामने कुछ कह भी नहीं सकती थी, तो उसने चुपचाप आकर्ष की बात मान ली। आकर्ष आज दो कारणों से खुश था। पहला कारण तो यह था कि आज उसने मंत्रमंडल में प्रवेश कर लिया था, और दूसरा कारण यह था कि मंत्रमंडल में प्रवेश करने के बाद अब वह अपने शरीर में छुपी हुई देव ज्वाला का पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर पा रहा था। ऐसे ही बाजार में घूमते हुए कई घंटे बीत गए। जब आकर्ष महा के साथ एक रेस्टोरेंट के सामने से होकर गुजर रहा था, तभी अचानक से उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसके शरीर में एक अजीब सी कंपन होने लगी थी। उसके सीधे हाथ पर उसके बाल एकदम खड़े हो गए थे। कंधे पर जो बिच्छू का निशान था वह चमकने लगा था। हालांकि आकर्ष ने जो कपड़े पहने थे उस कारण कोई भी उसके उस निशान को देख नहीं पा रहा था, लेकिन आकर्ष उस निशान को महसूस कर पा रहा था जैसे वह गति कर रहा हो। एकदम से आकर्ष के हाथ से एक पतली ऊर्जा की तरंग बाहर निकली और रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ने लगी। आकर्ष ने तुरंत उस दिशा में देखा। ठीक उसी समय पर रेस्टोरेंट के भीतर से एक व्यक्ति बाहर निकल रहा था। इस व्यक्ति ने काले रंग का एक लंबा चोगा पहना हुआ था जो दिखने में बहुत विशेष था। इस चोगे के पीछे की तरफ आग का निशान था। आकर्ष के लिए इस प्रकार के कपड़े नए नहीं थे, क्योंकि उसके खुद के पास भी इस प्रकार का एक कपड़ा था जो उसे रचनाकार समुदाय की तरफ से मिला था। उस व्यक्ति ने इस कपड़े को पहना था, इसका मतलब बिल्कुल साफ था कि या तो यह व्यक्ति कोई रसायन शास्त्री था या फिर कोई अस्त्र शिल्पकार था। धातु सम्राट अयस, मेरी मदद करो। उस व्यक्ति के शरीर में दिव्य ज्वाला है जो अपने दूसरे स्तर में है। अगर मैं उस ज्वाला को अवशोषित कर लेता हूं तो मैं अपने तीसरे स्तर में पहुंच जाऊंगा। आज मेरी मदद करो, आगे भविष्य में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर किसी के पास दूसरे स्तर की दिव्य धातु हुई तो उसको हासिल करने और अवशोषित करने में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। अचानक से एक अनजानी आवाज आकर्ष को सुनाई दी। इस आवाज को सुनकर आकर्ष चौंक पड़ा। वह इस आवाज को पहली बार जरूर सुन रहा था, लेकिन सुनते ही उसे पता चल गया था कि यह आवाज उसके आत्ममंडल में मौजूद देव ज्वाला की है। संभलकर आकर्ष का पूरा ध्यान देव ज्वाला पर था।
उसकी भाषा तो उसे समझ में नहीं आ रही थी, पर यह समझ में जरूर आ रहा था कि वह कुछ बात करने की कोशिश कर रही थी। वह उसी के बारे में सोच रहा था कि तभी उसे महा की आवाज सुनाई दी जो उसे संभलने को कह रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने जब अपने आसपास के क्षेत्र पर ध्यान दिया तो पाया कि वह चोगा पहने व्यक्ति, जो एक अस्त्र शिल्पकार या फिर रसायन शास्त्री हो सकता था, उसने उस पर प्रहार करने की कोशिश की है। यह देखकर आकर्ष और ज्यादा उलझन में पड़ गया। उसके लिए यह समझ से बाहर था कि जिस व्यक्ति को उसने आज से पहले देखा तक नहीं है, वह उस पर प्रहार क्यों कर रहा है। उस व्यक्ति को लग रहा था कि वह आकर्ष को काफी आसानी से शिकार बना लेगा, लेकिन तभी महा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे बर्फ में जमा दिया। उस व्यक्ति का इरादा आकर्ष को मारने का था, लेकिन महा का प्रहार उस पर इतनी तेजी से हुआ था कि उसे प्रतिक्रिया देने का भी अवसर नहीं मिला और एक ही पल में वह बर्फ की मूर्ति बन गया। बूम! अगले ही पल वो बर्फ की मूर्ति टूटी, जिसके साथ वो व्यक्ति भी मर गया। जब सभी को लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तभी उन टुकड़ों के भीतर से एक तीव्र ऊर्जा की तरंग बाहर निकलने लगी और काफी तेजी से आकर्ष की तरफ बढ़ने लगी। महा और विवेक दोनों आकर्ष की सुरक्षा करना चाह रहे थे, लेकिन दोनों ही यहाँ पर उस ऊर्जा तरंग को रोकने में असफल रहे और वह आकर्ष के शरीर के भीतर चली गई। तुम ठीक हो? महा ने चिंता से भरे स्वर में आकर्ष से पूछा। हाँ, लगता है जैसे वह तरंग मेरे ही शरीर का हिस्सा बन गई है, आकर्ष ने जवाब दिया। इस समय पर वह खुद भी उलझन में था कि अभी हुआ क्या था। तभी उसे अपने मस्तिष्क में एक और नई आवाज सुनाई देने लगी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी जैसी एक दिव्य ऊर्जा जिसने सिर्फ 100 वर्ष पहले दूसरे स्तर में प्रवेश किया है, वह मुझ जैसी दिव्य ऊर्जा को रोक सकती है जिसको दूसरे स्तर में प्रवेश किए हुए 1000 साल हो गए हैं। यह वाली आवाज उस ऊर्जा तरंग की थी जो अभी थोड़ी देर पहले आकर्ष के शरीर में गई थी। वह सीधा आकर्ष के आत्ममंडल में पहुंच चुकी थी और एक देव ऊर्जा का रूप ले चुकी थी। तो क्या हुआ अगर मैंने अपने दूसरे स्तर में सिर्फ 100 वर्ष पहले प्रवेश किया है? तुम्हें क्या लगता है इस शरीर में सिर्फ मैं अकेला हूं? वह देव ज्वाला जो आकर्ष के शरीर में इतने समय से थी, उसने जवाब दिया। उसकी यह बात सुनकर नई ज्वाला के छोटे से शरीर में कंपन होने लगे। धातु सम्राट अयस। उस नई देव ज्वाला के भीतर से डर के मारे सिर्फ यही 3 शब्द सुनाई दिए। इसके अगले ही पल एक तीव्र ध्वनि आकर्ष के मस्तिष्क में गूंजने लगी। वह साफ देख पा रहा था कि उसके आत्ममंडल में इतने लंबे समय से शांत बैठा हुआ पिरामिड अब गति करने लगा है और उसके भीतर से ध्वनि के साथ साथ एक ऊर्जा का जाल भी निकल रहा है जो उस नई देव ज्वाला को पकड़ चुका है। वह नई देव ज्वाला वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसके लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। अब वैसे तो अग्नि को कभी धातु से डर नहीं लगता क्योंकि अग्नि सब कुछ जला सकती है, लेकिन इस समय आकर्ष के आत्ममंडल में धातु के साथ साथ एक दूसरी अग्नि भी थी, जिस कारण नई अग्नि उनका सामना नहीं कर पाई और थोड़ी ही देर में उसका अस्तित्व मिट गया। जल्दी से अपनी ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला का इस्तेमाल करो और इस ऊर्जा को अपने देव नाड़ियों से होते हुए पूरे शरीर में बहने दो। केवल तभी ही तुम इस नई ऊर्जा के ताप को सहन कर पाओगे, वरना तुम्हारी मांसपेशियां फट जाएगी। आकर्ष उलझन में था कि उसके आत्ममंडल में चल क्या रहा है, तभी उसे पिरामिड की आवाज सुनाई दी। उसके मन में सवाल तो बहुत थे, लेकिन फिलहाल के लिए उसने पिरामिड के कहे अनुसार अपनी ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला का इस्तेमाल किया और ताप को शरीर में फैलाने लगा। इसमें थोड़ी मुश्किल आएगी, इसलिए तुम्हारे साथ आए महामंत्र मंडल के तीसरे स्तर और चौथे स्तर के योद्धाओं से कहो कि तुम्हारी सुरक्षा करें। उस पिरामिड की आवाज आकर्ष को फिर से सुनाई दी।